ये कहानी हमें हरियाणा से एक भाई ने भेजी है। उन्होंने कहा है ये मेरी आप बीती कहानी है, इसे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए। जो गलती हमसे हुई वह दोबारा लोग ना दोहराएं। मैं तो आज तक इस गलती को रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ और कहता हूँ, अल्लाह हम सब भाई बहनों को इस गुनाह से बचा ले और सभी को अल्लाह की हिदायत हो। और अल्लाह से हम सबको डरना चाहिए, क्योंकि एक वही है जो सबको देखता है और सबके दिलों का राज जानता है और सबके ऐब भी वही छुपाता है। आप सभी को इस कहानी को सुनना चाहिए। ये कहानी हम उन्हीं भाई के जुबानी सुनते हैं। आंगन में माँ का जनाजा रखा हुआ था और अंदर घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा था। मोहल्ले वाले हैरानी से अंदर की तरफ देखने लगे। मैं भागता हुआ अंदर गया तो देखा मेरी बहनें और मेरी भाभियाँ आपस में बुरी तरह से लड़ झगड़ रही थी। उनके हाथ में जेवरात वाला डब्बा था जिसमें माँ के बहुत ही कीमती जेवरात रखे हुए थे। मैंने जल्दी से गुस्से में उन सब से कहा, ये क्या तमाशा लगा रखा है? बाहर लोग बैठे हुए हैं और माँ का जनाजा अभी आंगन में रखा है और तुम लोग यहाँ बैठकर जेवरों के पीछे लड़ रहे हो। ये सब क्या है? तो मेरी बहनें और भाभी कहने लगी, जेवरात पर हमारा हक है, हमने अपनी सास की सेवा की है। तुम्हारी बहनें तो शादी करके चली गई थी। मेरी बहनें कहने लगी, वह हमारी माँ है, उस पर हमारा भी हक है। उनके बीच लड़ाई इतनी बढ़ गई कि मोहल्ले वाले अंदर आ गए और कहने लगे, किस तरह के लोग हो? अभी बाहर तुम्हारी माँ का जनाजा रखा हुआ है और तुम लोग यहाँ बैठकर जेवरात के पीछे लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। मगर उनमें से कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था, बस एक दूसरे से खींचातानी कर रहे थे। मेरी बहन कहने लगी, इसने माँ के जेवरात चुरा लिए। वह बार बार मेरी भाभी की तरफ देखकर इशारे किए जा रही थी। वह बड़ी भाभी थी और उनके चेहरे पर उस वक्त बहुत सख्त गुस्सा था। उनके गुस्से से वैसे ही सब डरते थे। मैंने भाभी से कहा कि ये क्या बदतमीज़ी है, अभी माँ को दफन भी नहीं किया गया है और आपने माँ के जेवरात चुरा लिए हैं। क्या आपकी जेवर पर ही नज़र थी? तो वह कहने लगे, तुम इतने शरीफ मत बनो। मैं जानती हूँ कि तुम सबकी नज़रें इस जेवरात पर चाहे कुछ भी हो। मैं ये जेवर अपने पास ही रखूँगी, किसी को नहीं दूंगी। एक डब्बा तो मेरी बहनों के और दूसरी भाभीियों के हाथ में था और बाकी जेवरात बड़ी भाभी ने चुरा लिए थे। इस सारे हालात को देखकर मैं सर थाम कर बैठ गया कि आखिर क्या करूं। मेरे बाकी भाई वगैरह बैठकर तमाशा देख रहे थे। अपनी बीवियों के सामने वैसे भी उनकी नहीं चलती थी। फिर मैं अपनी बहनों के पास आया और उनके हाथ से वह डब्बा खींच लिया और कहा कि माँ के जेवरात कोई नहीं लेगा। सारे जेवरात लेकर हम माँ के साथ ही उसे दफना देंगे। ये सुनकर सब खामोश हो गए। बड़ी भाभी भी जाकर सारे जेवरात लेकर आ गई और खामोशी से मुझे दे दिए। मेरे सारे जेवरात एक कपड़े में बांधे और जब माँ का जनाजा उठने लगा तो मैं सारे जेवरात को भी अपने साथ ले गया। मेरा इरादा था कि उन्हें दफना दूंगा ताकि घर में इन जेवरात के पीछे कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो। मैं वैसे ही लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहता था। मैं जानता था अगर बीच में नहीं पड़ा तो मेरी बहनें और मेरी भाभियाँ जेवरात के पीछे एक दूसरे को मार देंगी। ना तो मेरी बहनों को उनके पति कुछ कह सकते थे और ना ही मेरी भाभियों को, क्योंकि वह उन औरतों में से थी जो मर्दों पर हुक्म चलाया करती थी। उनके पति तो जोरू के गुलाम थे, उनके अलावा किसी और की बात नहीं सुनते थे। मैं अभी शादीशुदा नहीं था, इसलिए आज़ाद होकर चीज़ों का फैसला कर लेता था और मेरे फैसले को घर में हर कोई मान लेता था, क्योंकि घर का खर्चा मेरे कमाई से ही चल रहा था। मेरे बड़े भाइयों में से कोई भी काम काज नहीं करता था। एक दो दिन जाकर काम करते और उसके बाद वापस घर आकर बैठ जाते। एक मैं ही था जो अच्छा कारोबार कर रहा था और अच्छे पैसे कमाता था। सब जानते थे अगर मैंने काम करना छोड़ दिया तो घर का खर्चा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, इसलिए मेरे साथ समझौता ही कर लेते थे। अभी जब मैंने कहा कि माँ के जेवरात में माँ के कब्र में ही दफना दूंगा तो सब इस बात पर राजी हो गए थे। मैं जानता था कि अभी उन सब के दिलों में लालच है और वे किसी न किसी तरह से इस जेवर को हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं माँ के जनाजे के साथ ही अपने हिफाजत में जेवरात लेकर चला गया। जनाजा पढ़ने के बाद जब हम कब्रिस्तान की तरफ गए तो मैंने कब्र खोदने वाले को कुछ पैसे दिए और कहा कि कब्र में अलग से छोटा सा घड़े के बराबर जगह की खुदाई कर देना, मुझे वहाँ कुछ चीज़ें रखनी है। मैं नहीं चाहता था कि इसके पीछे घर में लड़ाई झगड़ा हो। कब्र खोदने वाला मेरी बात मानकर कहने लगा, ठीक है, मैं कब्र के अंदर घड़े के बराबर जगह की ज़रूर खुदाई कर दूंगा और जब सब लोग चले जाएंगे और कब्रिस्तान खाली हो जाएगा, मैं अपने पास मौजूद जेवरात की पोटली निकाली और माँ के कब्र में एक अलग गड्ढे में दफना दिया। फिर घर वापस आ गया। सब बेचैनी से मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। मैंने उन सबको बता दिया कि मैं जेवरात को दफना कर आ चुका हूँ।
अब इस मामले में घर में कोई बात नहीं होगी और ना ही मैं किसी के मुंह से इस बारे में कोई बात सुनना चाहता हूँ। ना ही आज के बाद किसी के मुंह से इस बारे में चर्चा होगी। सब मुंह बनाकर अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन मैं छत पर आकर बैठ गया। मेरी निगाहों के सामने बार बार जेवरात ही घूम रहे थे। असल मेरे अपने दिल में ही लालच था। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं वहाँ जाकर उन जेवरात को निकालूं या फिर वहीं दफन रहने दूं, क्योंकि वे जेवरात बहुत कीमती थे। अगर मेरे हाथ लग जाते तो मैं उनसे बहुत सारा पैसे कमा सकता था। फिर मैं सब्र ना कर सका। जैसे ही रात का अंधेरा चारों तरफ फैला, मैं जल्दी से घर से चुपके से बाहर निकला। किसी को इस बारे में पता ना हो सके कि मैं इस तरफ घर से बाहर निकला हूँ, और उस कब्र की तरफ चल दिया। वहाँ पहुँचकर मैं जो ही कब्र खोदना शुरू किया तो मुझे यूँ लगा जैसे मेरी माँ ने मेरा नाम पुकारा है। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरा वहम हो, इसलिए मैंने दोबारा से कब्र खोदना शुरू कर दिया। बस मैं जल्द से जल्द उन जेवरात को बाहर निकाल कर यहाँ से निकल जाना चाहता था। अगर कब्र खोदने वाला मुझे यहाँ देख लेता तो वह ज़रूर इस बात की खबर किसी को न किसी को दे ही देता। यही मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। अभी मैं कब्र खोद रहा था कि अचानक मुझे कुछ ऐसा नज़र आया कि मैं चिल्लाते हुए उल्टे कदमों से कब्रिस्तान से निकलकर बाहर भागा। मैंने जो कुछ देखा था मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वह सच है। सीधा भागता हुआ घर आया और अपने कमरे में छुप गया। पूरी रात मैं अपने कमरे में ही बंद रहा। सुबह जब भाभी ने आकर मेरा दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि उठ जाओ, तुम इतनी देर तक क्यों सो रहे हो, काम पर नहीं जाना क्या? तो मैंने अंदर से कहा कि नहीं, मैं आज काम पर नहीं जाऊंगा। मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं कमरे से बाहर निकलूं। जो कुछ मैंने रात को देखा था मैं उसे भूल नहीं पा रहा था। क्या वह हकीकत थी या फिर मेरा कोई वहम था? मैं थोड़ी देर के बाद कमरे से बाहर निकला और चुपके से दोबारा से कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। और वहां पहुंचकर मैंने देखा कब्र तो बिल्कुल सही थी। लग ही नहीं रहा था कि रात को मैंने उसे खोदा है। मैं तो बिना उसकी मिट्टी सही किए वहां से भाग आया था। आखिर फिर से मिट्टी को किसने ठीक किया? कब्र खोदने वाला मेरे पास आया और कहने लगा, क्या हुआ? लगता है कि तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो। तुम्हारे अलावा तो यहाँ पर कोई भी नहीं आया। क्या तुम्हारे बहन भाई नहीं हैं? मैंने उससे कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से घर वापस आ गया। अगले कई दिन तक मैं यूं ही परेशान रहा। घर पर मेहमानों की चहल पहल थी। लोग आते थे, ताजियत करते थे और चले जाते थे। हमारे कुछ रिश्तेदार इसी शहर में रहते थे, वह भी इक्का दुक्का आकर मिल रहे थे। मेरी बहनें और भाभियां एक बार फिर से जेवरात के ऊपर ही लड़ रही थी। मैंने जाकर उन्हें खामोश करवाया और कहा कि वह जेवरात किसी को भी नहीं मिलेंगे। जेवर माँ के साथ ही मिट्टी हो जाएगी। अब कोई भी इस बात का जिक्र नहीं करेगा। लेकिन वे चिल्लाकर कहने लगे, तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुमने इतने महंगे और कीमती जेवर कब्र में दफना दिए। थोड़ी सी अकल तो इस्तेमाल करते। अगर उस जेवर को हम बेच देते, घर की अच्छी खासी मरम्मत करवा सकते थे। भाभी की बात सुनकर बहनें चिल्लाने लगी और कहने लगी, क्यों? घर की मरम्मत क्यों करवाते? ये घर ठीक ठाक तो है। मैं अपने बच्चों की शादी करवा देती। मेरी बेटी की शादी की उम्र हो रही है, उसका दहेज जमा कर लेती। लेकिन तुम लोग हो कि बस अपने ही बारे में सोच रहे हो। मेरी बड़ी बहन जिसकी शादी कई साल पहले हो गई थी, उसके बच्चे बड़े थे और लड़की सबसे बड़ी थी। लड़के उसके स्कूल में पढ़ रहे थे और अपनी बेटी के शादी के लिए वो माँ के जेवर को बेचना चाहती थी। कोई घर की मरम्मत करवाना चाहता था। मेरे दिल में भी अब तक लालच था। मैंने सोचा क्यों ना एक बार फिर से जाकर कब्र खोदूं और जेवरात निकालने की कोशिश करूं। लेकिन फिलहाल तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने उन सब को खामोश करवा दिया। हमारे घर में कभी किसी की आपस में नहीं बनती थी। हम 4 भाई और 4 बहनें थी। शुरू से ही आपस में सब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। गरीब घर में पैदा हुए थे। मेरे अब्बू सरकारी दफ्तर में पियून थे। उनकी किस्मत अच्छी थी। मेरी माँ से उनकी शादी हो गई। मेरी माँ अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए शादी के वक्त उन्होंने खूब दहेज और जेवर दिया। मगर उनके माँ बाप की मौत के बाद माँ के हालात भी खराब हो गए। लेकिन हर तरह के हालात में उन्होंने अपने जेवर को संभाल कर रखा, किसी बुरे वक्त में काम आएंगे। खैर, हमारे ऊपर इतना बुरा वक्त कभी भी नहीं आया कि हमें वह जेवर बेचना पड़ जाता। माँ अपने जेवर को बहुत संभाल कर रखती थी और उनको अपने जेवर से बहुत प्यार था, क्योंकि वह उनके माँ बाप की आखिरी निशानी थी और उनको वह कभी खोना नहीं चाहती थी। कुछ जेवर तो मेरे नानी के भी थे, इसलिए मेरी माँ किसी को भी अपने जेवर को हाथ तक लगाने ना देती थी। हम लोग पहले एक छोटे से इलाके में रहा करते थे, जहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल था। यहाँ सुविधा बहुत कम थी। एक ही कमरा था जहाँ पर हम सारे भाई बहन किसी न किसी तरह से रह लेते थे।
गर्मियों के दिनों में वहाँ रहना हद से ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। हम भाई तो फिर भी छत पर चारपाई बिछाकर सो जाते थे, लेकिन बहनों को नीचे ही गर्मी में सोना पड़ता था। ज़्यादा पंखा या कूलर चलाते तो बिजली का बिल इतना ज़्यादा आता कि अब्बू के तनख्वाह से पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाता। बाद में घर का खर्चा चलाना हद से ज़्यादा मुश्किल हो जाता। मेरी माँ बहुत समझदार औरत थी। घर का खर्चा इतनी मुश्किल हाल में भी किसी न किसी तरह चला ही रही थी। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ घर खर्च बढ़ते ही जा रहे थे। जैसे जैसे हम बहन भाई बड़े होते जा रहे थे, हमारे बहुत से खर्चे ऐसे थे जिन्हें पूरा करना माँ और अब्बू के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। हम में से कोई भी पढ़ाई नहीं करता था क्योंकि पैसे नहीं थे और स्कूल फीस कैसे भरते, इसलिए माँ ने कभी भी हमें स्कूल में एडमिशन नहीं करवाया। इन हालात में भी माँ ने कभी भी अपने जेवर नहीं बेचे और ना ही किसी को उन्हें देखने देती। वैसे भी हमारे यहाँ बच्चों की पढ़ाई पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता था। कोई ऐसा रिवाज भी नहीं था। बस एक मैं ही था जिसे पढ़ने का शौक़ था, इसलिए मैं शुरू से ही गली के बच्चों के साथ सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा लिया था और अपनी पढ़ाई की थी। बाद में जब बड़ी क्लास में गया तो मुझे भी पढ़ाई बोर लगने लगी थी। स्कूल जाने का मेरा भी दिल नहीं करता था। मुझे स्कूल जाकर टीचर की मार खाने का शौक़ नहीं था। मैं अपने दोस्तों के साथ घर बैठकर पढ़ना ज़्यादा अच्छा समझा। मैंने 12वीं तक पढ़ाई कर ली थी और मेरे दोस्त भी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए और फिर वह मेरी पढ़ाई का यहीं पर दी एंड हो गया और रुक गया। मेरे बड़े भाई अक्सर इधर उधर थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी मजदूरी कर लिया करते थे, लेकिन घर का खर्चा फिर भी पूरा ना होता। माँ का ख्याल था कि 2 बड़ी बहनों की इसी साल शादी कर दी जाए। वैसे भी हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, हम अपने ही लोग में शादी कर सकते थे। इतनी ज़्यादा औकात नहीं थी कि बड़े घर में बेटी को भेजते, वहाँ ज़्यादा डिमांड होती है दहेज वगैरह की। इसलिए माँ ने मुनासिब रिश्ता तलाश किया और शादी पक्की कर दी। हम बहन भाई हद से ज़्यादा लालची थे, ना जाने किस पर चले गए थे। ख़ास तौर पर मेरे बड़े भाई और मेरी बहनें एक एक चीज़ के लिए एक दूसरे को मरने मारने पर उतर जाते थे। एक दूसरे से हर चीज़ छीन लेते। बड़ी बहन सबसे बड़ी थी घर में, इसलिए वह ज़्यादा अपना हुक्म चलाती और उसका रौब भी ज़्यादा था, इसलिए हम अपनी हर चीज़ उसे दे देते। मैं तो शुक्र कर रहा था उसकी शादी हो रही है ताकि वह आइंदा मेरी पसंद की कोई चीज़ें मुझसे छीन ना सके। माँ हमेशा हमें मना करती और कहती कि मिलजुल कर रहा करो। हर वक्त यूँ लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल ठीक बात नहीं है। अगर तुम सब यूँ ही लड़ते रहे तो कभी भी एक साथ नहीं रह पाओगे। हम माँ की बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते थे। अब्बू घर के मालूमात में ज़्यादा नहीं बोलते थे। उन्हें सिर्फ एक बात की फ़िक्र होती थी कि घर में कमाकर कैसे लाया जाए। इसके अलावा किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं लेते थे। जो कुछ होता था मेरी माँ ही देखती थी, इसलिए अक्सर वह हमारी वजह से परेशान रहती थी। कभी कभी हम ईद वगैरह पर गांव चले जाते, जहाँ पर मेरी दादी का छोटा सा घर बना हुआ था। वहाँ भी सब लोग मिलजुल कर ही रहते थे। छोटे से घर में बहुत बड़ी फैमिली रहती थी। मैं वहाँ जाकर कभी भी खुश नहीं होता था, बल्कि हम में से कोई भी वहाँ जाकर खुशी महसूस नहीं करता था। वहाँ भी हमें छोटे छोटे तंग कमरों में सोना पड़ता था। वहाँ लोगों की छोटी सी ज़मीनें थी, वह उसी में खेती बाड़ी करते थे। अब्बा को गांव में रहना पसंद नहीं था, इसलिए वे शहर आकर काम करते थे। सबका गुजारा बहुत ही मुश्किल से हो रहा था। मोहल्ले में जब भी कोई अपने दादा दादी और नाना नानी के घर जाता तो कोई ना कोई चीज़ें लेकर ही आता, और एक हम थे, जब जाते तो खाली हाथ ही वापस आते थे। इसलिए हम बहन भाइयों में से किसी को भी वहाँ जाना पसंद नहीं था। कभी भी कोई हमें तोहफा नहीं देता था। जाहिर सी बात है, वे लोग भी गरीब थे, उनके पास इतने पैसे नहीं थे। उनके पास सिर्फ प्यार था जो वह हमें देते थे, और वह हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। हमें कोई पैसे, कोई खाने पीने की चीज़ें चाहिए थी। माँ और अब्बू हमें बहुत समझाते थे, इतना लालच अपने दिल में मत रखा करो वरना बहुत पछताओगे। मगर हम माँ से कहते कि पैसा ही सब कुछ होता है। जो लोग अमीर होते हैं वे कितने आराम से रह रहे होते हैं। क्या आप नहीं देख रही, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते फिरते हैं और हम उनके बसों में ही धक्के खाते रह जाते हैं। कितने बड़े बड़े उनके घर होते हैं और हमारे पास तो सोने के लिए एक कमरा भी मुश्किल से ही नसीब है। ऐसे हालात में हम लालचपन ना दिखाएं तो और क्या करें। हमें भी बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। अब्बू कोई ऐसा काम क्यों नहीं करते जिसमें बहुत पैसे हों। बड़ी बहन की ये बातें सुनकर माँ गुस्से में हो गई और कहने लगी, वे हलाल कमा रहे हैं और मेहनत से कमाते हैं। तुम लोग हो कि नाशुक्री वाली बात करते रहते हो। आइंदा मैं तुम्हारे मुँह से ये सब ना सुनूं। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम अपने घर को संभाल लोगी, तब तुम्हें इस बात का अंदाज़ा होगा कि मर्द को बाहर जाकर कमाने में कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है
और घर चलाना इतना आसान नहीं होता। इसलिए अपनी फालतू ख्वाहिशों को अपने साइड में रखा करो और अपनी ज़रूरत पर ध्यान दिया करो। क्या कल को तुम अपने पति के घर जाकर भी ये सब करोगी? मेरी बहन कहने लगी, आपने मेरा रिश्ता भी तो गरीबों में जोड़ दिया है। काश किसी अमीर लड़के से मेरा रिश्ता तय किया होता तो मैं भी इतनी बन ठन कर रहती। लोग तो अपनी बेटियों को कितना दहेज देते हैं और आपने मेरे लिए क्या बनाया है? कुछ भी तो नहीं। अरे कम से कम मुझे अपने जेवर में से ही कुछ जेवर दे देती, ससुराल में मेरी वाहवाही हो जाती। माँ कहने लगी, तुम्हारे कैसी सोच है? क्या तुम मेरे जेवर पर नज़र रखे हुए हो? वह मेरे माँ बाप की इकलौती निशानी है। मैं उन्हें संभाल कर रखना चाहती हूँ और शादियाँ दहेज देने से नहीं चलती बल्कि आपस में वफादारी से चलती है और एक दूसरे से मोहब्बत करने से चलती है। अगर तुम अपने पति के वफादार नहीं बनोगी और उसके साथ हर हाल में खुश नहीं रहोगी तो तुम किसी तरह भी खुश नहीं रह पाओगी। दौलत से खुशियाँ नहीं मिलती। माँ की ये सब बातें सुनकर मेरी बहन गुस्से से वहाँ से चली गई। उस दिन के बाद से वह हमेशा हर चीज़ में माँ के जेवरात की बातें करती थी और कहती थी, माँ अगर आपने जेवरात को बेच देती तो हमारे बहुत से मसले हल हो जाते। लेकिन दूसरी तरफ माँ का कहना था, इन सब से खुशी नहीं मिलती। तुम लोगों का लालच जेवर बेचने के बाद भी ख़त्म नहीं होगा। माँ ने दोनों बहनों की शादी इकट्ठे ही कर दी थी, इसलिए ताकि खर्चा थोड़ा कम हो। घर में ही शादी की छोटी सी दावत रखी थी और उसी में खाने पीने का इंतजाम किया गया था। खाना वगैरह माँ ने घर पर ही तैयार किया था। वह नहीं चाहती थी कि बाहर से महंगे दामों में खाना खरीद कर लाया जाए और सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से खाना बनाया गया। मेरी बहनों ने सारा वक्त मुंह बनाए रखा और कहा कि ऐसे विदाई किया जा रहा है जैसे मैं कोई बोझ हूँ। माँ को गुस्सा आ गया। माँ ने कहा, क्या मैं तुम्हें जेवरात से लाद दूँ या फिर दहेज ट्रक भर कर दे दूँ? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तुम दोनों समझ क्यों नहीं रही हो? फिलहाल मेरी बहनें विदा होकर अपने घर चली गई। जहाँ वह विदा होकर गई थी वह भी हमारी तरह ही लोग थे। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में की गई थी। माँ ने सोचा था कि दोनों मिलजुल कर रहेंगी, लेकिन हर वक्त दोनों शिकायतें करती रहती थी। वे लोग इतने गरीब हैं। अक्सर अपने पति को तंग करती थी कि हमें तो सिर्फ महंगी चीज़ें चाहिए। दोनों को समझाती रहती कि इस तरह की फरमाइशें मत किया करो, कम चीज़ों में रहना सीखो। लेकिन वे दोनों कभी भी माँ की बात नहीं सुनती थी, हमेशा फरमाइशों के पुल बांधती रहती थी। हमने भी उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था। जब उनके यहाँ बच्चों की पैदाइश हुई तो माँ पीलिया के रूप में उनका थोड़ा बहुत तोहफे और कपड़े दिए थे, लेकिन वह उन पर भी खुश ना हुई और कहने लगी, हमें और हमारे बच्चों को सोने का कोई चीज़ ला कर दो। ये सुनकर माँ खामोश हो गई और उस दिन के बाद से वह चुपचाप रहने लग गई थी। मैं, जो कि घर में माँ के सबसे करीब था, इसलिए उनकी खामोशी को समझ गया था। मैंने माँ से कहा, सच में आपको वह जेवर इतने अजीज़ हैं? माँ कहने लगी, ऐसी बात नहीं है, मुझे अपनी औलाद से बढ़कर अजीज़ नहीं, लेकिन वे जेवरात मैंने इसलिए संभाल कर रखे हैं। अगर कभी ऐसा वक्त आया जब खाने के भी लाले पड़ जाएंगे तब वह काम आएंगे। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अभी जल्दबाजी करके उन्हें बेच नहीं सकती। मेरे सिर्फ 2 बच्चे तो नहीं ना, तुम सब भी तो हो। तुम सब के लिए भी तो सोचना है। मैं समझ गया कि माँ दूर का सोच रही हैं। फिलहाल आज मेरी बहनों की शादी को 3 साल का वक्त बीत गया था। वह अब भी वैसे की वैसी ही थी। हर तीसरे दिन घर आ जाती थी और शिकवे शिकायत करती रहती थी। हमारे पति महंगी चीज़ें लेकर नहीं देते। माँ अभी उन्हें वैसे ही समझाती रहती थी। फिर एक दिन माँ ने सोचा, बड़े भाइयों की शादी कर दी जाए और उसके लिए रिश्ते तलाश करना शुरू कर दिए। मेरे भाई तो कभी भी कहीं भी ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर पाते थे। उन्हें काम करने का कुछ ज़्यादा शौक नहीं था, लेकिन फिर भी माँ चाहती थी उनका घर बस जाए, इसलिए उन्होंने उनके लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। जब मेरी बहनों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने माँ से कहा, कम से कम भाइयों की शादी किसी ऐसे घर में कर दो जहाँ पैसों की रेल पेल हो जाए। कोई अमीर लड़की ढूंढ लो। माँ कहने लगी, तुम्हारे भाई कुछ खास कमाते नहीं, उन्हें कौन अपनी लड़की देगा। अब तुम खामोश हो जाओ, इस मामले में बिल्कुल मत पड़ना। लेकिन जब भी माँ रिश्ते देखने के लिए जाती तो वे दोनों भी साथ में जाने के लिए तैयार हो जाती और वहां जाकर उनका गरीबी का ऐसा मजाक उड़ाते कि लड़की उसके माँ बाप शर्मिंदा होकर रह जाते। माँ दोनों की हरकतों से हद से ज़्यादा तंग आ गई थी। वे दोनों बिल्कुल भी नहीं चाहती थी किसी गरीब घराने में भाइयों की रिश्ता हो। उन्हें तो सिर्फ पैसों से मतलब था, इसलिए वह किसी पैसे वाले खानदान में शादी की ख्वाहिशमंद थी। जब उन दोनों ने ये सब करना नहीं छोड़ा तो माँ ने उन्हें बिना बताए ही जाकर रिश्ता देख लिया।
बात भी पक्की कर दी। उन दोनों को पता चला तो अपने बच्चों समेत घर आकर बैठ गई और कई दिन माँ से ऐसी बातें शिकायत करती रहीं। शादी के बाद तो अपने हमें बिल्कुल ही पराया कर दिया है, हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचती हो और सारे फैसले खुद ही कर लेती हो। माँ ने कहा कि तुम लोगों को मैं अपने साथ लेकर जाती थी, लेकिन तुम दूसरों का मजाक उड़ाती रहती हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाकर रिश्ता पक्का कर दूं। माँ की बात सुनकर वह दोनों कहने लगी, हम अपने भाइयों का भला ही चाहते हैं। हम चाहते हैं किसी अमीर घर में उनकी शादी हो जाए, ताकि बाद में उन्हें पैसों के लिए तरसना ना पड़े। अगर कोई अमीर लड़की घर आएगी तो हम सबके बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रही? हमें इस बात पर पूरा यकीन है आपने किसी गरीब लड़की से ही शादी तय की होगी। आखिर आप किसी अमीर घर में शादी क्यों नहीं करना चाहती? माँ ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और शादी की तैयारियां शुरू कर दी। वह खुद ही शॉपिंग वगैरह के लिए जाती थी, ज़रूरत की चीज़ें खरीद कर लाती थी। अगर बहनों को साथ लेकर जाती तो वह तो हर चीज़ में कीड़े निकालती और महंगी से महंगी चीज़ों पर हाथ रखती। इसलिए माँ ने खुद ही सब कुछ कर लिया। वह मुझे अपने साथ लेकर जाती थी और सारी चीज़ें खरीद कर वापस आ जाती थी। तैयारी वगैरह पूरी हो गई तो हम लोग छोटी सी बारात के साथ गए और लड़की को विदा करवा कर ले आए। बहनें बार बार माँ से कह रही थी कि लड़की वालों ने कितना दहेज दिया है, कितने पैसे दिए हैं, ये सब कुछ पूछ रही थी। तो माँ ने कहा कि मैंने उन्हें मना कर दिया कि दहेज मत देना। वे लोग भी हमारी तरह गरीब और मजबूर हैं, इसलिए मैं उनसे दहेज मांगकर उनकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठा सकती। लड़की वालों के सामने ऐसी कोई भी बात मत करना। मेरी बहनों ने ये सुनकर अपने मुंह बना लिए। पूरी शादी में वह ऐसे ही मुंह बनाकर घूम रही थी, जबकि माँ ने उन्हें खूब समझाया था कि अच्छे से पेश आओ और अपनी भाभीियों का स्वागत अच्छे से करो। मगर मेरी बहनें एक तरफ होकर बैठ गई। मैं माँ के साथ मिलकर अपनी भाभीियों का स्वागत किया और उन्हें उनके कमरों में पहुँचा दिया। भाभीियों की शादी के लिए हमने दूसरा घर किराए पर ले लिया था। वहाँ पर कुछ कमरे ज़्यादा थे ताकि रहने के लिए आसानी हो। पहले वाला घर तो बहुत ही छोटा था, वहाँ किराए पर लेने में थोड़ा बहुत खर्चा तो हुआ, लेकिन मजबूरी थी, किसी न किसी तरह से गुजारा तो करना ही था। अब्बू और माँ दोनों बूढ़े हो रहे थे और अब ज़्यादा काम नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने अपने अब्बू वाली नौकरी पकड़ ली। मैं पढ़ा लिखा था, ऊपर नीचे करके पैसे भी कमा लिया करता था, फाइल वगैरह पास करवाने के पैसे भी कमा लिया करता था। भाई बहनों में सबसे अच्छी नौकरी कर रहा था, पैसे भी ज़्यादा कमाता था। मैं रोज़ाना सुबह सवेरे ही घर से निकल जाता और फिर शाम ढले वापस आता। मेरे भाई शादी के बाद भी वैसे के वैसे ही थे, कभी काम कर पाते थे और कभी सारा वक्त घर पर ही पड़े रहते थे। यूँ घर का सारा खर्चा अब्बू और मेरे कंधों पर आ गया था और मेरी नौकरी से ही घर का खर्चा चल रहा था। अब्बू की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और वे हद से ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए थे। माँ उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। कभी उन्हें किसी डॉक्टर के पास लेकर जाती तो कभी किसी के पास, लेकिन उनकी सेहत में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं देखा। अब्बू की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और वे हद से ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए थे। माँ उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और फिर एक दिन अचानक से उनकी मौत हो गई। अब्बू के जाने के बाद माँ बिल्कुल बिस्तर से लग गई। अब घर भाभीियों ने संभाल लिया था। मैं तो पूरा दिन काम पर होता था, पीछे क्या होता था मैं ये सब बिल्कुल नहीं जान पाता था। शाम को थका हारा घर आता तो हर कोई एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहा होता था। अक्सर मेरी शादीशुदा बहनें भी यहाँ आ जाती थी और भाभीियों के साथ मिलकर लड़ाइयाँ करती। वह सब हमेशा बस पैसों की बात ही करती रहती थी। मेरी बड़ी भाभी बहुत ही ज़्यादा गुस्सैली थी। वह हर एक को मुंह फाड़ कर जवाब देती थी। उनकी इस जुबान की वजह से कोई भी उनसे बात करना पसंद नहीं करता था। मेरी बहनें जब भी घर आती तो हमेशा इस बात को ताना देती थी कि वो बिना कोई दहेज के घर आ गई। तो मेरी भाभी भी आगे से उनसे कहती, तुम कौन सा दहेज का ट्रक लेकर अपने घर गई थी। ये बात इतनी बढ़ जाती कि अंदर से माँ को चिल्लाकर कहना पड़ता कि चुप हो जाओ, तुम लोगों को शर्म नहीं आता। आस पड़ोस में भी लोग रहते हैं, मगर उनमें से कोई भी चुप ना होता। पैसे के पीछे इतने ज़्यादा पागल थे कि एक एक पाई के लिए एक दूसरे को बुरी तरह से मारना शुरू कर देते थे। कभी मेरी भाभी किसी पर इल्ज़ाम लगा देती कि उसने मेरा पैसा चुराया है, कभी मेरी बहनें ये सब काम करती। मैं इन सब से इतना तंग आ गया था कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया, बस माँ का ध्यान रखता। लेकिन कभी कभी मेरे दिल में भी हद से ज़्यादा लालच आ जाता। काश मेरे पास भी बहुत ज़्यादा पैसे होते तो मैं ये नौकरी छोड़कर अपना कारोबार करता, फैक्ट्री मालिक होता। जब भी पैसे निकालने बैंक जाता तो कैशियर के पैसे गिनते देखता तो मेरी आंखें लालच से भर जाती। दिल करता
उसकी नज़रों से बचकर कुछ पैसे चुरा लूँ, लेकिन कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि बैंकों में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। इसलिए बस ऐसा सोच कर ही रह जाता था। बस मैं ऐसा सोच ही सकता था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरपोक भी था। लेकिन घर में दिन ब दिन फैमिली बढ़ती जा रही थी। अब तो भाइयों के बच्चे होना भी शुरू हो गए थे और खर्च भी बढ़ते जा रहे थे। मेरे भाइयों के बच्चे थे, उनका खर्चा भी मेरे सर पर ही आ गया था। बाकी सबका खर्चा उठाते उठाते मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। एक दिन माँ ने मुझे कहा कि अब मैं तेरी शादी करना चाहती हूँ। मैंने माँ से कहा कि बिल्कुल भी नहीं, शादी तो बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि घर के हालात आपके सामने हैं। अगर मैंने इन हालात में शादी कर ली तो खर्चा बिल्कुल भी नहीं उठा सकूँगा। मगर माँ अपने बात पर अड़ी हुई थी। मेरे ज़िद करने पर वह मान गई, मगर वह बार बार कहती कि मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हारी शादी होते देखना चाहती हूँ। क्योंकि मैं अपने बहन भाइयों से सबसे छोटा था, इसलिए माँ का लाडला था। उनके पास हमेशा रहता था और उनकी हर चीज़ का मैं ख्याल रखता था। एक दिन मैंने माँ से बातों ही बातों में कहा कि घर का खर्चा चलाना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आप अपने जेवर में से कुछ जेवर बेचने के लिए देती तो उससे हमारी थोड़ी सी मुश्किल आसान हो जाएगी। मेरी बात सुनकर माँ ने जल्दी से अपने जेवर निकाले और मेरे हाथों में थमा दिए और कहा कि किसी को भी इस बारे में पता ना चले और किसी फालतू काम में पैसे खर्च मत करना। मैं चाहता था कि मेरे भतीजे और भतीजी पढ़ाई करें, स्कूल जाएं। इसलिए मैंने उन जेवर को बेचकर जो भी पैसे आए भाभी को दिए और कहा इसे बच्चों का स्कूल में एडमिशन दिलवा देना। वह मुझसे पूछती रह गई इतने पैसे कहाँ से आए, तो मैंने उनसे झूठ कह दिया मैंने कर्जा लिया था, क्योंकि माँ ने मुझे मना किया था कि किसी को जेवरात के बारे में कुछ भी मत बताना कि मैंने उन्हें बिकवाया है। इसलिए मैं खामोश रहा। लेकिन बार बार मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही थी, मैंने तो अभी जेवर का थोड़ा सा हिस्सा ही बेचा था, उससे इतने पैसे मिल गए थे। अगर जेवर सारा बेच दूं तो न जाने कितने पैसे मिल जाएंगे। हर वक्त मेरे दिमाग में वे जेवरात घूमते रहे। एक दिन जब मेरी बहन घर पर आई तो माँ ने सबको बिठाकर कहा कि अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे छोटे भाई की शादी कर दी जाए। एक बार फिर मेरी शादी की बात चलने लगी तो मेरी बहनों ने दोबारा से कहना शुरू कर दिया कि अभी बाकी भाइयों के बारे में तो आपने अपनी मर्जी कर ली, हमारी शादी के वक्त अपनी मर्जी की थी, लेकिन अब हम इसकी शादी अपनी मर्जी से ही किसी अच्छे घर में करेंगे, किसी अमीर लड़की से इसकी शादी करवाएंगे तो कम से कम हमारे घर के हालात अच्छे हो जाएंगे। वैसे भी ये देखने में सबसे ज़्यादा हैंडसम है और किसी भी अमीर लड़की को फंसा सकता है। ये सुनकर माँ ने कहा तौबा तौबा, किस तरह की बातें कर रही हो, हम शरीफ लोग हैं, इस तरह की हरकतें हमें शोभा नहीं देती। मेरे बहन भाई कहने लगे गरीबी के आगे शराफत का क्या काम। मुझे लगा शायद वह भी ठीक कह रहे हैं, मगर मैं ऐसा करने का हकीकत में कभी सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अगर मैं किसी अमीर लड़की से शादी करता तो सच में हमारे पास अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे और हमारे हालात बदल जाएंगे। मेरी बहन और मेरे भाइयों ने मुझे अपने पास बिठाया और यही बातें मुझे समझाने की कोशिश की और कहा कि तुम ही हो जो माँ को किसी न किसी तरह से मना सकते हो। देखो तुम किसी अमीर लड़की से शादी कर लो ताकि हमारे हालात बदल जाएंगे। कितने सालों से हम ऐसे ही जी रहे हैं, मैं ऐसे गरीबों में मरना नहीं चाहता हूँ। मैं इन सब की बातों में आकर माँ से बात करने की ठानी। अंदर आया और माँ से सारी बात बताया तो वे नाराज़ हो गई और कहने लगी तुम भी उनकी तरह बनते जा रहे हो, मैंने तुम्हें ये सब तो नहीं सिखाया। मैंने माँ से कहा अब मैं भी तंग आ गया हूँ। इतनी बार कहा, इतनी गरीबी में हम लोग जी रहे हैं, महंगाई देख रही हो ना वह कितनी हो रही है। माँ कहने लगी ठीक है, जाओ जो करना है करो। मैंने बाहर आकर अपनी बहनों और भाभीियों से कहा कि माँ कह रही हैं जाओ जो करना चाहते हो करो, लेकिन वे नाराज़ हैं। फिलहाल मेरी भाभी और बहनों ने एक अमीर लड़की का रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। बहुत सारी लड़कियों को देखती थी और मुझसे कहती थी जाओ उससे मिलो और उन्हें अपने जाल में फंसाओ, लेकिन मैं ऐसा करने में नाकाम होता जा रहा था। हार कर मैंने उन सब से कहा कि बस इस सब खेल को अब बंद कर दो, जहां माँ कहेगी मैं वहीं शादी करूंगा, क्योंकि मुझे खुद भी ये सब ठीक नहीं लग रहा था। एक दिन दोपहर के वक्त हमारे घर का दरवाज़ा बजा। मैंने जाकर खोला तो एक औरत चेहरा ढके खड़ी थी। कहने लगी मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है। उसने माँ का नाम लिया तो मैं उसे अंदर ले आया और माँ को कहा कि कोई आपसे मिलने आया है। उसे देखकर माँ की आंखें चमक उठी और कहा कि ठीक है तुम बाहर चले जाओ, मैं उससे कुछ बात करना चाहती हूँ। ये मेरी दूर दराज की कज़न है। मैं हैरान हुआ, मैंने अब तक तो माँ की किसी भी कज़न को नहीं देखा था, तो आज अचानक से ये कहाँ से निकल आई थी। फिलहाल माँ काफ़ी देर तक उससे कुछ बातचीत करती रही। अगले दिन माँ की अचानक मौत हो गई थी। पहले से ही वो बहुत बीमार थी। उनकी मौत को कुछ घंटे गुजरे थे
उनका जनाजा आंगन में रखा हुआ था। अंदर मेरी भाभी उनके वह जेवरात चुरा लिए थे जिस पर सबकी नज़र थी। जब बहनों को पता चला तो उन्होंने एक हंगामा खड़ा कर दिया। वे सब आपस में उस जेवर को लेकर लड़ रही थी। कोई कहता मैं लूँगा, कोई कहता मैं लूँगा। मैंने तंग आकर वह जेवर सबसे ले लिए और कहा मैं इन्हें माँ के साथ कब्र में दफना दूंगा। और फिर मैं जेवरात अपने साथ कब्रिस्तान लेकर चला आया, वहाँ कब्र में दफना दिया। मगर मेरे अपने दिल में हद से ज़्यादा लालच था, इसलिए जैसे ही रात हुई मैं चुपके से घर से निकला और सीधे कब्रिस्तान की तरफ चला गया। वहाँ जाकर कब्र खोदने लगा तो माँ ने मेरा नाम पुकारा। मुझे लगा शायद मुझे ऐसे ही महसूस हुआ हो कि माँ मेरा नाम पुकार रही है, इसलिए सर झटक कर दोबारा कब्र खोदने लगा। लेकिन उस वक्त मुझे वहाँ पर एक औरत नजर आई। जिस घड़े में मैंने जेवर रखे थे वह जेवरात की जगह एक औरत थी। मुझे अचानक याद आया, ये तो वही औरत है जो उस दिन दोपहर के टाइम जब माँ की मौत हुई थी, ये औरत हमारे घर पर आई थी। आज भी उसने अपना चेहरा ढक रखा था। वह धीरे धीरे मेरा नाम पुकार रही थी। मैं उल्टे कदमों से भागता हुआ घर आ गया और इस बात का जिक्र किसी से ना किया। अगले दिन जब सुबह गया तो देखा कि कब्र बिल्कुल ही सही थी, उस पर मिट्टी पड़ी हुई थी। घर वापस आया तो सब मुझसे कह रहे थे तुमने जेवरात वहाँ क्यों दफनाया, वह जेवरात कितने काम आ जाते। मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी कि दोबारा से वहाँ जाऊँ और जेवरात निकाल कर लाऊं, लेकिन मेरे दिमाग में भी बार बार वही जेवरात घूम रहे थे। काश मैं उन्हें वहाँ दफनाता ही नहीं और उन्हें बेच देता तो बहुत से मसले हल हो जाते। लेकिन मैंने उस वक्त झगड़ा ख़त्म करने के लिए वे जेवरों को कब्र में दफनाया था। अब मैं वहां जाने से डर रहा था, लेकिन मुझे रात को किसी न किसी तरह वहां से निकलना ही था। अगली रात को मैंने एक बार फिर से वहां डरते डरते गया। जब कब्र को खोदना शुरू किया तो दोबारा से वही आवाज़ सुनाई दी। मैंने हिम्मत की और कब्र को खोदता रहा। सामने मुझे वह औरत नजर आई। अब की बार मैं अपना कदम हिला नहीं सका और ना ही भाग सका। उसके हाथ में जेवरात की पोटली थी। कहने लगी तुम इसी के तलाश में यहाँ आए हो ना, लेकिन ये तुम्हें बिल्कुल नहीं मिल सकते, क्योंकि जेवरात तुम्हारी माँ ने अपनी मौत से पहले मेरे हवाले कर दिए थे और कहा था उन्हें तुम अपने पास रखना और कभी भी मेरे बच्चों को मत देना, वरना उनके पीछे एक दूसरे को मार सकते हैं। मैंने उस औरत से कहा आखिर तुम कौन हो और इस कब्र के अंदर क्या कर रही हो? तो वो कहने लगी तुम्हारे नाना असल में बहुत बड़े पढ़े लिखे जिन्नात को अपने काबू में करते थे। उन्होंने मुझे भी अपने काबू में रखा था। तुम्हारी माँ से मेरी दोस्ती हो गई और फिर हम दोनों साथ ही खेल कूद कर बड़े हुए। उस दिन जब मुझे ये महसूस हुआ कि तुम्हारी माँ बहुत मुश्किल में है तो मैं उसके पास गई। तब तुम्हारी माँ ने ये जेवरात मुझे दिखाए थे और कहा था कि जेवरात का हिफाजत करना। जब तुम्हारे घर में जेवरात को लेकर लड़ाई हुई तो मैं समझ गई तुम्हारी माँ ने ऐसा क्यों कहा था। अगर वह इस जेवर को बेच भी देती तो भी सारी ज़िंदगी सब इसी बात पर लड़ते रहते कि मुझे कम मिला है और मेरा ज़्यादा हक है। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम लोगों को मोहब्बत करना सिखाया, लेकिन तुम लोगों ने अपने अंदर लालच को भर लिया। देखो ये सब जेवर तुम्हें कभी भी नहीं मिल सकेंगे। ये कहकर मेरी निगाहों के सामने से वह औरत गायब हो गई। वहाँ जेवर भी नहीं थे। मैं पागलों की तरह उसे खड़े होकर देखने लगा, लेकिन मुझे उसे पोटली में जेवर नहीं मिले। वह खाली था। मैं समझ गया अब जेवर हम में से किसी को भी नहीं मिलने वाला। मैं खाली हाथ लौट आया और अपनी बहन भाइयों से कहा कि वहाँ जेवरात नहीं है और सारा वाकया उन्हें सुनाया। ये सुनकर तो सबके होश उड़ गए। वे सारे के सारे जेवर की तमन्ना लिए बैठे थे, सोच रहे थे कि सारे के सारे जेवर हम हड़प लेंगे और आपस में लड़ने लगे। ये सब देखकर मैंने सोचा मैंने बिल्कुल सही फैसला किया था। अगर जेवर किसी को भी देता तो किसी को तसल्ली होने वाला नहीं था और सब इसी चक्कर में लड़ते भिड़ते रहते।